नमस्कार सभी को। आप सभी को आपके अपने चैनल आधार शिक्षा 5 में स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आज के दिन जो हम 7 महाद्वीप देखते हैं, कभी वो एक रहे होंगे, जो हम 7 अलग अलग भूखंड देख रहे हैं जिनको हम महाद्वीप कह रहे हैं, कि कभी वो एक भी रहे होंगे। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, यानी महाद्वीपीय विस्थापन। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ये क्या है ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत? 1912 में एक ज्योग्राफर हुए जिनका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। उसने हमें क्या बताया? उसने ये बताया कि ये जो 7 महाद्वीप हम देखते हैं वर्ल्ड के मैप में, वो कभी एक थे। आज की तरह वो अलग अलग नहीं थे, वो पूरा एक ही भूखंड था और वो आपस में सारे जुड़े हुए थे। उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए, कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया? उन्होंने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ अपनी तरफ से तर्क भी दिए, तो उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेगनर ने हमें क्या बताया। अल्फ्रेड वेगनर एक भूवैज्ञानिक थे जर्मनी के, और उन्होंने इसके बारे में खोज की कि जो महाद्वीप हैं वो पहले वो किस सिचुएशन में थे और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जो हर महाद्वीप है वो मूव कर रहा है, यानी कि वो अपनी जगह से हिल रहा है, एक जगह पे स्थिर नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि करोड़ों साल पहले ये जो महाद्वीप हैं सभी, ये एक ही भूभाग थे। उस एक ही भूभाग को उन्होंने नाम दिया पेंजिया। उन्होंने कहा कि ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे और ये इस पूरे, यानी कि एक पूरा भूखंड था और उसको पेंजिया कहा जाता था। और उसके बाहर जो इधर जो सागर हो गया वो पेंथालसा कहलाता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पेंजिया में क्रैक आने शुरू हो गए, अंदर की तरफ से इधर इसमें ये क्रैक आने शुरू हो गए। और फिर क्या हुआ? क्रैक आने की वजह से ये अलग हो गया और ऐसे धीरे धीरे ये अलग हो गया। और बीच में जो ये इधर से जगह निकली, इसमें पानी भर गया, इसको टेथिस सागर कहा गया। जो बीच में इधर पानी भरने लगा, इसको टेथिस सागर कहा गया। अब ये हम देख रहे हैं कि पहले जो है ये ऐसा था और समय के साथ इसमें क्रैक आए पेंजिया में और ये इस तरह का हो गया। अब ऊपर का हिस्सा अलग हो गया, नीचे का अलग हो गया। तो जो ऊपर का हिस्सा था उसको लॉरेशिया कहा गया। इस लॉरेशिया में हम क्या देखेंगे कि एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, वो लॉरेशिया के हिस्से थे। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। फिर नीचे का जो इधर से नीचे का जो पार्ट बन गया उसको गोंडवाना लैंड कहा गया। गोंडवाना लैंड के अंतर्गत क्या क्या आते थे? ये अफ्रीका, ऊपर दक्षिणी अमेरिका, ये भारत, ये अंटार्कटिका और ये ऑस्ट्रेलिया। अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है ये महाद्वीप एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। ये एक दिन में नहीं हुआ, करोड़ों साल लग गए इसमें। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि ये लॉरेशिया भी अलग अलग हो गया है, गोंडवाना लैंड भी यहाँ से अलग अलग इधर टुकड़ों में बट गया है। तो लॉरेशिया में से ये जो उत्तरी अमेरिका है वो अलग हो गया यूरेशिया में। इसको हम आज भी यूरेशिया बोल देते हैं क्योंकि एशिया और यूरोप आपस में मिले हुए हैं। ये यूरेशिया बन गया, ये उत्तरी अमेरिका बन गया। इधर ये अफ्रीका अलग हो गया, दक्षिणी अमेरिका अलग हो गया। और जो नीचे जो ये हम हिस्सा देख रहे थे ये भारत था। भारत यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है, आप ये देखोगे। और नीचे अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। भारत के बारे में हम ये देखेंगे, पहले जब पेंजिया था, जो शुरू में जो पेंजिया था वहाँ पर भारत जो है साउथ अफ्रीका से और अंटार्कटिका से, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन बाद में क्या होता है समय के साथ कि ये और यहाँ अफ्रीका से अलग हो गया, अब ये अंटार्कटिका के साथ जुड़ा हुआ है। बाद में कुछ समय के बाद ये क्या हुआ, ये अंटार्कटिका से भी अलग हो गया और ये धीरे धीरे इधर यूरेशिया की तरफ बढ़ रहा है। फिर आज की हम बात करें वर्तमान समय की, तो हमारे जो महाद्वीप हैं वो ऐसे हैं। यूरेशिया, इसको एशिया और यूरोप दोनों हैं इसमें शामिल।
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, और भारत जो है यहाँ जाके एशिया के अंदर फिट हो गया है। तो ये हमारी वर्तमान सिचुएशन है महाद्वीपों की। ऐसा किसने बताया? ऐसा वैगनर ने एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे करके ये महाद्वीप बने हैं। तो जब वैगनर ने ये थ्योरी दी कि सभी भूखंड आपस में जुड़े हुए थे, सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, तो जो दूसरे भूगोलवेत्ता थे उन्होंने अल्फ्रेड वैगनर से सवाल पूछा कि तुम किस बेस पे ऐसा बोल रहे हो, तुम्हारे ये बोलने का, तुम्हारी इस थ्योरी का क्या आधार है, किस वजह से ऐसा बोल रहे हो। तो उसने कुछ अपने इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए अपनी तरफ से कुछ तर्क दिए थे। तो उनके बारे में जानते हैं कि उसने क्या क्या तर्क दिए थे। सबसे पहला जो है उसमें वो है जिगसाw फिट। उसने ये बताया कि ये जो दक्षिणी अमेरिका है और अफ्रीका है, ये आपस में एक दूसरे के साथ फिट होते हैं अगर हम इनको मिला के देखें तो। मतलब ये इधर से इसका पूर्वी तट दक्षिण अमेरिका का और अफ्रीका का पश्चिमी तट, जब हम इनको मिलाएंगे तो ये एक दूसरे के अंदर ऐसे इस तरीके से फिट हो जाएंगे। तो इसके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि ये भूखंड जो है एक दूसरे से बाद में अलग हुए हैं, पहले ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, यानी एक दूसरे से टुकड़े अलग अलग हो गए हैं, ये टुकड़े बन गए हैं, पहले ये एक पूरा भूखंड था। उनका जो अगला तर्क था वो था टिलाइट। अब टिलाइट क्या होता है? टिलाइट चट्टानें होती हैं जो ग्लेशियर अपने साथ, जो हिमनद, ग्लेशियर मतलब हिमनद अपने साथ जो बहा कर लेके आते हैं ना, उनको हम हिमोड बोलते हैं। तो उनका वो जहाँ पे निक्षेपण करेंगी, जैसे नदी अपर्दन करती है चट्टानों का, तो ऐसे ही हिमनद जो हैं वो हिमोड को अपने साथ बहा के लेके आती हैं और उनका जहाँ पे निक्षेपण करती हैं, उससे जो चट्टानें बनती है ना, उनको टिलाइट बोलते हैं। वैगनर ने ये कहा कि गोंडवाना श्रेणी में जितने भी टिलाइट पाए गए हैं वो सभी एक जैसे हैं, तो यानी एक ही जैसे हैं सारे टिलाइट। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। अब गोंडवाना श्रेणी का मतलब क्या है कि जो गोंडवाना लैंड में महाद्वीप आते हैं, हमने यहाँ पे जाना कि गोंडवाना लैंड, जो गोंडवाना श्रेणी है उसमें कौन कौन से आएंगे? अफ्रीका आएगा, दक्षिण अमेरिका आएगा, अंटार्कटिका आएगा, भारत आएगा और ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो यहाँ पर जितने भी टिलाइट मिले हैं इन महाद्वीपों में, जो साक्ष्य मिले हैं टिलाइट के, वो सेम है। तो ये भी उनके तर्क का आधार था। फिर आता है महाद्वीपीय तटों पर समान चट्टानें। वैगनर ने बताया कि जो ब्राज़ील है और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर जो चट्टानें मिली हैं, अब ब्राज़ील कहाँ है? ब्राज़ील इधर दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पे है और अफ्रीका के इधर पश्चिमी तट पर जो चट्टानें मिली हैं वो एक जैसी हैं। उनकी जो समय है, आयु है चट्टानों की, यानी कि वो चट्टानें कितनी पुरानी है, तो वो भी एक जैसा है। इससे भी ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो हैं एक अलग अलग दो महाद्वीपों में इनके साक्ष्य होना, यानी इसका मतलब कि ये जो भूखंड हैं ये पहले आपस में जुड़े हुए थे। ये भी उन्होंने तर्क दिया। उसके बाद जो उनका अगला तर्क था वो था जीवाश्मों का वितरण। जीवाश्मों का वितरण मतलब वैगनर का जो सबसे सशक्त जो तर्क था ना, वो यही था, जीवाश्मों का वितरण। उन्होंने ये कहा कि जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना श्रेणी में जितनी भी वनस्पति पाई गई है ना, उनके जो जीवाश्म पाई गई हैं वो एक जैसे हैं। गोंडवाना श्रेणी, फिर वहीं कौन कौन से महाद्वीप आते हैं गोंडवाना श्रेणी में? अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे जो वनस्पति मिली है, वनस्पति के जो जीवाश्म पाए गए हैं वो एक जैसे हैं। इनमें एक मेसोसोरस नाम का एक सर्प था जो केवल उथले खारे पानी में रहता था, ऐसा उसने बताया। और इसके जो जीवाश्म हैं मेसोसोरस के, वो कहाँ मिले हैं? वो दक्षिण अमेरिका के इधर पूर्वी तट पर और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर मिले हैं। जबकि इन दोनों के बीच की जो आज दूरी है वो 4800 किलोमीटर है। अब एक जो छोटा सा एक सर्प है, उसके लिए तैर के इतनी लंबी दूरी
तैर कर पाना इतना आसान तो नहीं हो सकता, वो इतनी दूर तैर के तो नहीं जा सकता। इस पर उन्होंने तर्क दिया कि कभी ना कभी ये जो भूखंड हैं ये आपस में मिले हुए थे। उनका जो अगला तर्क था वो प्लेसर निक्षेप। प्लेसर क्या होते हैं? जब पहाड़ या चट्टानें जब टूटती हैं वो तो क्या होगा, वो टूट टूट के नदियाँ उनको अपने साथ बहा ले जाएंगी, और जब वो बहा के लेके जाती हैं तो क्या होगा, जो हल्का मलबा है जैसे क्या हो गया, मिट्टी होगी, रेत हो गया, वो तो नदी के साथ दूर तक जाएगा। लेकिन जो भारी पदार्थ नदी अपने साथ लेके आती है वो जब तक नदी का बहाव तेज है तब तक वो साथ लेके जाएगी। लेकिन जैसे ही नदी में कहीं मोड़ आएगा, जैसे ही कहीं मोड़ आएगा या फिर नदी का जो बहाव है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा तो ये क्या करेंगे, ये वहीं रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो इनको क्या बोलते हैं, इनको प्लेसर बोलते हैं। तो इनमें नदी के मोड़ों पर या जो धीमी गति वाले क्षेत्रों में जो तलछट के रूप में जमा हुए, यानी जो अपर्दन वहाँ पे रुक गया, जमा हो गया, उसको प्लेसर निक्षेप कहते हैं। और ये ब्राज़ील के तट पर जो सोने की खदान मिली हैं और अफ्रीका में जो घाना है, घाना के तट पर सोने की विशाल खदान है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इधर जो ब्राज़ील है यहाँ भी सोने के साक्ष्य मिले हैं और उसी सोने के साक्ष्य या अफ्रीका के घाना में भी मिले हैं। यहाँ पे घाना में जो है खदान है बहुत बड़ी सोने की, लेकिन इधर ब्राज़ील में कोई भी खदान नहीं है पर सोने के साक्ष्य मिले हैं। और इधर का सोना ब्राज़ील का और इधर घाना का सोना एक जैसी क्वालिटी का पाया गया है। तो इससे भी ये उन्होंने तर्क दिया वैगनर ने कि ये भी आपस में जुड़े हुए थे। इससे भी तर्क ये निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि कभी ना कभी ये भूखंड आपस में जुड़े हुए थे, तभी इनकी जो सोने के साक्ष्य हैं वो एक जैसे पाए गए हैं। तो ये कुछ वैगनर ने अपनी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए तर्क दिए। फिर जब उनसे ये पूछा गया कि ठीक है, हमने मान लिया कि भाई इस वजह से ये महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन ये बताओ कि ये दूर क्यों हो गए, ये अभी दूर क्यों जा रहे हैं, ये अलग अलग क्यों हो गई, उसका रीज़न क्या था। तो जब इसका जवाब वैगनर से मांगा गया तो वैगनर का जो जवाब था वो संतुष्टि देने वाला नहीं था। जो भूगोलवेता थे वो उनसे संतुष्ट नहीं हुए कि ये महाद्वीप मूव क्यों कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि वैगनर ने अपने इस तर्क को सिद्ध करने के लिए कौन कौन से कारण बताए, कि उसने महाद्वीपों के मूव करने का क्या क्या कारण बताया, वो क्यों मान्य नहीं पाए गए और फिर उनको किसने सिद्ध किया। इन सबको हम अगली वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।